रंजन जी घर में सुबह बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें रिटायर हुए 2 महीने ही हुए थे। अच्छी पेंशन आ रही थी। पूरी जिंदगी भाग दौड़ में बीत गई। अब सोचा सुकून से जीवन बिताएंगे। तभी उनकी पत्नी राधिका जी आई। राधिका जी, अरे आप अभी तैयार नहीं हुए? रंजन जी, अरे क्या हुआ, कहीं जाना था क्या? राधिका जी, ओहो, आप तो सब भूल जाते हो। याद है, आज हमें वृद्धाश्रम जाना था बात करने। रंजन जी, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गईं। अब तो सुकून से घर में रहने का समय आया है और तुम्हें वृद्धाश्रम जाना है। राधिका जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ जब से आप रिटायर हुए हैं घर का माहौल बदल गया है। बेटा और बहू जैसे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वे हमारे से दुखी होकर हमें घर से निकालें, उससे पहले हम ही अपना इंतजाम कर लें। रंजन जी, लेकिन कमल तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। राधिका जी, वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी आपके नाम है। आपको कुछ समझ नहीं आता। अब इस उम्र में मुझसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार चलो ना, देखकर आते हैं। रंजन जी बेमन से अपनी पत्नी के साथ चल देते हैं। वृद्धाश्रम पहुंचकर दोनों बात करते हैं। वहां उनके रहने की व्यवस्था हो जाती है। इसके साथ ही रंजन जी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा वृद्धाश्रम में दान देने की बात कर लेते हैं। घर आकर भी उनका मन नहीं था वृद्धाश्रम जाने का, लेकिन राधिका जी अब घर में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने जोर डाला कि शाम को कमल के आते ही उसे अपना फैसला सुना दें। रात को खाना खाने के बाद सब बैठे थे। रंजन जी, बेटा, हमने फैसला किया है कि हम वृद्धाश्रम जाकर रहें। तुम भी आजादी से रह सकोगे और हम भी। कमल, पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे होते आप वृद्धाश्रम में रहें। रंजन जी, बेटा, मुझे पता है, लेकिन ये फैसला तेरी माँ का है। राधिका जी, हाँ बेटा, मैंने ही जोर डाला था इन पर। इसकी वजह कुछ नहीं, बस सब आजादी से रहें, यही ठीक है। तभी कमल की पत्नी सुनैना किचन से बाहर आई और बोली, अब इन दोनों ने मिलकर फैसला ले लिया है तो इन्हें जाने दीजिए। जब इनका मन करेगा वापस आ जाएंगे। राधिका जी और रंजन जी दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि बहू ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रंजन जी सोचने लगे, शायद राधिका ठीक कह रही थी। अपना आत्मसम्मान बचाना है तो इस घर से किनारा कर लेना चाहिए। जो बात मैं समझ नहीं पाया वह मेरी पत्नी ने दूर से ही भांप ली। अगले दिन दोनों घर से निकलकर वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। कमल उन्हें अपनी गाड़ी में पहुंचा आता है। शुरू में दोनों बहुत उदास रहते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे और कमल रोज शाम को ऑफिस से घर आते ही दोनों का हालचाल पूछता था। बस पूरा दिन बेटे के फोन के इंतजार में बीत जाता था। उसका फोन सुनकर दोनों खुश हो जाते थे और चैन की नींद सो जाते थे। एक दिन कमल ने फोन किया और कहा, मम्मी, वो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, मकान के ऊपर लोन ले लूं, धीरे धीरे चुका दूंगा। आप मुझे बैंक के लॉकर से मकान के कागज निकालकर दे दीजिए। उसका फोन सुनकर राधिका जी ने रंजन जी को बताया तो वे गुस्से में बोले, यही होना था, इसलिए कह रहा था घर मत छोड़ो। आज मकान गिरवी रखने की बात कर रहा है, कल उसे बेच देगा, देख लेना तुम। राधिका जी, छोड़ो ना, किस मोह माया में फंसे हो। वैसे भी हमारे बाद सब उसी का होने वाला है और हमारे गुजर बसर के लिए पेंशन आ तो रही है। अगले दिन कमल अपनी माँ राधिका जी के साथ जाकर बैंक के लॉकर से मकान के कागज ले लेता है। चलते समय राधिका जी कहती हैं, बेटा, ये जेवर भी बहू को दे देना।
बेकार ही लॉकर का किराया देना पड़ता है। अब तुम सब संभालो, यह लॉकर वापस कर दो। कमल फटाफट सारे काम करके माँ को आश्रम छोड़कर वापस चला जाता है। राधिका जी आपसे पूछे बगैर मैंने सारे जेवर बहू को दे दिए और लॉकर खाली कर दिया। रंजन जी, पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, हमें सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहिए था। राधिका जी, आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन मैंने बहू को कमल से बात करते सुना था। वह कह रही थी जब तक पिताजी हैं इनकी सेवा करनी पड़ेगी, कम से कम इनसे वसीयत तो करवा लो और माँ से बात करके लॉकर में मेरा नाम डलवा दो। मैं आपकी और अपनी इज्जत की खातिर ही वहाँ से चली आई। आप मेरे सब कुछ हो, आपको औलाद बेइज्जत करे यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए मकान जेवर सबसे मेरा मन हट गया। जो वे दोनों चाहते थे वो हो गया। अब अगर हमारा बेटा सच में हमें चाहता होगा तो हमें पूछेगा, वरना अपने में मस्त रहना सीख लो। यह सुनकर रंजन जी की आंखें खुल गईं और बोले, तुम ठीक कहती हो, मैं ही बेटे के मुंह में फंसा बैठा था। एक दिन तो ये सब छूटना ही था। बहू बेटे की खुशी इसी में है तो यही सही। फिर दोनों ने देखा कि कुछ समय के बाद कमल के फोन आने बंद हो गए। कभी कभी त्योहार पर फोन कर लेता था। एक दिन राधिका जी ने कहा, जी बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, एक दिन अपने घर चलते हैं, मुझे वहाँ रहना नहीं है, दूर से ही देखकर चले आएंगे। वह अपनी गली, अपना मोहल्ला बहुत याद आता है। मेरी सहेली भी है, उससे मिल आएंगे। रंजन जी राधिका जी के साथ अपने घर पहुँच जाते हैं। राधिका जी अपनी सहेली के घर पहुँच जाती हैं। वह दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, चाय नाश्ता करवाती है और कहती है, देख राधिका, तू बहुत दिन बाद आई है, शाम का खाना हमारे साथ ही खाना होगा, तभी तुझे जाने दूंगी। राधिका जी, अरे बैठ ना, खाने के चक्कर में किचन में लगी रहेगी, चल बातें करते हैं, मैं तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। घर पर तो ताला लगा है, शायद बहू कहीं गई होगी। सहेली, तुझे नहीं पता, कमल ने तो तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद ही मकान बेच दिया। अब वह अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट लेकर रह रहा है। राधिका जी, लेकिन मकान तो इनके नाम था, उसने कैसे बेच दिया? सहेली, वो सब हो जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली होगी नकली। फिर जिसे बेचा है वह बिल्डर है, उससे कौन पंगा ले सकता है? रंजन जी ये सब बैठकर सुन रहे थे और सोच रहे थे कि उनके बेटे ने उनके साथ ही धोखा किया। उनकी पत्नी कितनी दूरदर्शी है, जो सब पहले ही भांप गई। रंजन जी, चलो राधिका वापस चलते हैं और आज के बाद कभी इस गली में मत लाना मुझे। यहाँ अपने बेटे के धोखे की कहानी लिखी हुई है। दोनों भारी मन से वृद्धाश्रम आ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं, काश हम नहीं जाते तो इतना दुख नहीं होता।